मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट के ख़त्म होने के बाद हम आते हैं डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट मतलब होता है, हिंदी में बोले तो द्वैतवादी संकल्पना, ये इसको कह सकते हैं बाय पेरेंटल कॉन्सेप्ट। ठीक है, मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट में दो था, कांट का गैसेस हाइपोथेसिस एंड नेबुला हाइपोथेसिस ऑफ लाप्लास। ठीक है, डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जिसमें जो ओरिजिन ऑफ द अर्थ है या सोलर सिस्टम कह सकते हैं, इज आर एज्यूम टू फ्रॉम द टू हेवनली बॉडीज। ठीक है, मतलब कि इसके ओरिजिनेशन में दो हेवनली बॉडीज का रोल है। ठीक है, तो ऐसे में इसके अंतर्गत डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में तीन हाइपोथेसिस आ जाते हैं। एक प्लैनेट सीमियल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मॉल्टन, नेक्स्ट है सुपरनोवा हाइपोथेसिस ऑफ होयल एंड लिटिलटन। ठीक है, एंड द लास्ट इज द टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जेम्स जीएस। ठीक है, तो तीन हाइपोथेसिस आ जाते हैं इसमें डुअलिस्टिक कॉन्सेप्ट में। पहला हाइपोथेसिस देखते हैं, प्लैनेट सीमियल हाइपोथेसिस ऑफ चैम्बरलिन एंड मॉल्टन। ठीक है, तो इसके अंतर्गत चैम्बरलिन परिवार क्या थे, चैम्बरलिन जो एक जियोलॉजिस्ट थे और मॉल्टन जो थे वो एक एस्ट्रोनॉमर थे। ठीक है, दोनों कहाँ पे थे, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो यूएसए में। इन्होंने अपने प्लैनेट सीमियल हाइपोथेसिस को प्रोपाउंड किया था किसमें, 1905 में। 1905 में इन्होंने दिया था। ठीक है, जो कह सकते हैं इट इज़ अ टाइप ऑफ रिवाइवल ऑफ कोलिजन हाइपोथेसिस, मतलब कि कोलिजन हाइपोथेसिस का ही ये रिवाइवल है जिसको 1749 में, ठीक है, कास्ते द बफन ने दिया था। और हमने बताया कि अबाउट द ओरिजिन ऑफ द अर्थ द फर्स्ट hypothesis was given by Caste de Buffon in the 1749, that was the collision hypothesis, and the planet Seymour hypothesis of the Chamberlain was the revival of collision hypothesis। ठीक है, इनके एजम्पशन क्या थे, तो इनके एजम्पशन पे पहले ध्यान देते हैं। इन्होंने क्या माना अपने हाइपोथेसिस में, इन्होंने माना कि ओरिजिनली क्या था, जो मतलब कि आरंभ में क्या था कि हमारे यूनिवर्स में केवल टू हेवनली बॉडीज थे। केवल क्या थे, टू हेवनली बॉडीज थे, जिसमें कह सकते हैं एक प्रोटोसन था हमारा, प्रोटोसन। ठीक है, प्रोटोसन जो कैसा था, इन्होंने माना जो प्रोटोसन था कोल्ड था एंड सॉलिड पार्टिकल से मिल के बना था। ठीक है, मतलब कि हमारा प्रोटोसन जो था कोल्ड था और सॉलिड पार्टिकल से मिल के बना था। सोचना पड़ेगा कि भैया कोई सन के बारे में कह रहा है, कोई स्टार के बारे में कह रहा है, वो कह रहे हैं कि इट वाज डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट डे स्टार एंड इट वाज कोल्ड एंड सॉलिड। ठीक है, इट वाज कोल्ड एंड मेड ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स। ठीक है, एंड द नेक्स्ट वन इज द इंट्रूडिंग स्टार, जिसे कंपेनियन स्टार भी कह सकते हैं। जब आप ट्राई कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इंट्रूडिंग स्टार दूसरा होगा, कंपेनियन स्टार दूसरा होगा, लेकिन यहाँ पे इनको इंट्रूडिंग स्टार कंपेनियन स्टार दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं। जो कि क्या था, एक जेंट साइज था, मतलब कि बहुत बड़ा था विथ इन कंपेयर टू द सन, सन के कंपेयर में बहुत ही बड़ा था। ठीक है, तो होता क्या है कि मान लीजिए ये हमारा सन है, ये हमारा क्या है, प्रोटोसन है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, इंट्रूडिंग स्टार या कंपेनियन स्टार है। तो जब इंट्रूडिंग स्टार या कंपेनियन स्टार हमारे सन के बहुत करीब आया तो उसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण क्या हुआ, मतलब कि ये जो हमारा इंट्रूडिंग स्टार है सॉरी, ये हमारा जो इंट्रूडिंग स्टार है, ठीक है, तो इंट्रूडिंग स्टार कंपेनियन स्टार, इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण जो हमारा प्रोटोसन है उसमें से कुछ पार्टिकल्स जो है बाहर आए। ठीक है, मतलब कि इस ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण कुछ पार्टिकल्स बाहर आए और इन्हीं पार्टिकल्स को, ठीक है, इन्हीं पार्टिकल्स को प्लैनेट सीमियल नाम दिया गया। प्लैनेट सीमियल नाम दिया गया किसके द्वारा, चैम्बरलिन के द्वारा। चैम्बरलिन ने इन्हीं पार्टिकल्स को क्या कहा, प्लैनेट सीमियल कहा। तो जब इंट्रूडिंग स्टार, व्हेन द इंट्रूडिंग स्टार पास वेरी क्लोज टू द सन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट साइज पार्टिकल, डिफरेंट साइज का मतलब है कि कुछ बड़े थे, ठीक है, कुछ छोटे थे, कुछ बहुत छोटे थे, कुछ बहुत बड़े थे। ठीक है, तो डिफरेंट साइज के पार्टिकल क्या होते हैं, डिटैच्ड मतलब कि अलग हो जाते हैं, कहाँ से, फ्रॉम द प्रोटोसन सरफेस, प्रोटोसन सरफेस के, ठीक है, मतलब सन के सरफेस से, जो प्रोटोसन था उसके सरफेस से अलग हो जाते हैं। और फिर क्या होता है कि जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सम पार्टिकल्स जो होते हैं वो स्टार्टेड टू फॉलोइंग किसको, जो हमारा इंट्रूडिंग स्टार है उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। और फिर इंट्रूडिंग स्टार के साथ वो क्या होता है, वैनिस्ड इनटू द स्पेस, मतलब कि वो स्पेस में ही वैनिस्ड हो जाते हैं। ठीक है, विलुप्त हो जाते हैं। एंड द रिमेन पार्टिकल स्टार्ट टू रिवॉल्व अराउंड द सन। फिर इन्होंने माना कि जैसे कुछ पार्टिकल क्या थे, लार्ज थे, कुछ पार्टिकल स्मॉल थे, तो जो लार्ज पार्टिकल थे वो क्या करना शुरू कर दिए, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए स्मॉल पार्टिकल्स को, स्मॉल प्लैनेट सीमियल को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिए, क्योंकि लार्ज पार्टिकल के पास मास ज़्यादा होगा, ग्रेविटेशनल इफेक्ट हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज़्यादा होगा, इसलिए वो अपने ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण उसको क्या करते थे, अपने तरफ खींच लेते थे। ठीक है, और तब ऐसे में क्या होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली वो साइज बड़ा होता जाएगा। क्यों बड़ा होता जाएगा, ड्यू टू द एक्रीशन की वजह से उनका साइज, मतलब संचयन की वजह से उनका साइज बढ़ता जाएगा। और अल्टीमेटली क्या होगा कि अंततः वो क्या, प्लैनेट्स में चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू द एक्रीशन ऑफ द प्लैनेट सीमियल। ठीक है,
जो सूर्य का बचा भाग है, मतलब कि जैसे कि उसमें से कुछ प्लैनेट सिग्नल निकल गए बाहर या कुछ पार्टिकल्स बाहर निकल गए, तो द रिमेन पार्ट ऑफ द जो प्रोटोसन था वो हमारा अब सन होगा। मतलब कि प्रोटोसन नॉट हमारा सन ही, ठीक है, प्रोटोसन हमारा सन नहीं था, बट उसका रिमेन पार्ट जो है वो आज हमारा सन है, ठीक है, प्लैनेट सिग्नल के निकलने के बाद। और सैटेलाइट्स वेयर फ्रॉम आफ्टर द रिपीटेशन ऑफ सम, मतलब कि सेम प्रोसेस एंड मैकेनिज्म। सेम प्रोसेस एंड मैकेनिज्म का मतलब होता है जैसे सन है ये हमारा और ये हमारा प्लैनेट है, तो इसके ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण क्या हुआ, इसमें से कुछ पार्टिकल्स डिटैच्ड हुए और वो फिर बाद में क्या हुआ, सैटेलाइट फॉर्म किए, ठीक है। द सेम प्रोसेस की, मतलब कि बड़ा वाला जो पार्टिकल्स निकला होगा वो स्मॉल पार्टिकल को अट्रैक्ट किया होगा, फिर एक्रेशन की वजह से वो क्या हुआ होगा, सैटेलाइट में कन्वर्ट हुआ होगा। एवोल्यूशन की बात करें तो इनके थ्योरीज में मेरिट्स कुछ थे। ये एक्चुअली क्या था कि इन्होंने ना तो केवल उत्पत्ति के बारे में बताया, बल्कि इन्होंने इसके एवोल्यूशंस, कहने का मतलब इवोल्यूशन के बारे में बताया, ठीक है, मतलब क्रमिक विकास के बारे में बताया, पृथ्वी के कैसे एटमॉस्फेयर बना, कैसे हीट का ऑरिजिनेशन हुआ, कैसे कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें। और लास्ट में इन्होंने ये भी बताया कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो इनके पूरे कह सकते हैं पूरे थ्योरी किया, पूरे हाइपोथेसिस को इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहला जो फर्स्ट स्टेज था इसको इन्होंने कहा पीरियड ऑफ प्लैनेट सिमियल एक्सिस्टेंस, ठीक है, जिसके तहत क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्लैनेट बन गए, सन बन गया, सैटेलाइट बन गया, ठीक है, मतलब प्रेजेंट डे सन बन गया और सैटेलाइट बन गया। तो इतना चीज़ बन चुका है पहले भी, तो वही पहले स्टेज की बात ही कर रहे हैं, ठीक है। अभी आगे क्या देखना है फर्स्ट स्टेज में कि कैसे इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसे बना एंड द ओरिजिन ऑफ द हीट, ठीक है, ये सब फर्स्ट स्टेज में आते हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के बारे में चैम्बरलिन ने कहा कि इनिशियली जो है कि देयर वाज नो एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ, ठीक है, मतलब कि हमारे अर्थ पर पहले कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन हम जैसे कि आज प्रेजेंट डे के बारे में जानते हैं कि हमारा जो अर्थ बना था तब भी उस पर क्या था, नेबुला से बना, और नेबुला से बना जिसका मतलब है वहाँ हाइड्रोजन और हीलियम का एक्सेशन था, ठीक है, बहुत ही एक्सेस अमाउंट में थे। लेकिन इन्होंने क्या मान लिया कि नहीं, देयर वाज नो एटमॉस्फेयर इनिशियली ऑन द अर्थ सरफेस। द अर्थ एटमॉस्फेयर वाज फॉर्म्ड बाय 2 बेसिक मतलब सोर्सेज, 2 बेसिक सोर्सेज से बने हैं। एक्सटर्नल सोर्स जो है, मतलब कि जब अर्थ अपने साइज में ग्रो कर रहा था तो ये धीरे धीरे कैपेबल हो गया क्या करने के लिए, एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स को कैप्चर करने के लिए, ठीक है, क्योंकि जब ये अर्थ साइज ग्रो करेगा तो इसकी मास बढ़ेगी, ग्रेविटेशनल इफेक्ट बढ़ेगा, और ग्रेविटेशनल इफेक्ट के कारण ये कैपेबल हो जाएगा कि वो मतलब एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर सके, ठीक है। और दूसरा माना गया इंटरनल सोर्स मतलब वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, ठीक है, जिसमें से CO2, नाइट्रोजन और वाटर वेपर जो है बाहर निकला, और ऑक्सीजन को भी माना जाता है कि वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू ही बाहर आया, ठीक है। तो वोल्केनिक इरप्शन क्या होता है कि ये हमारा वोल्केनिक इरप्शन होता है। तो इस वोल्केनिक इरप्शन में जो हमारा कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज कंपोनेंट जो निकलता है वो H2O वाटर वेपर निकलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन है कि इसको ढूंढिएगा, वाई इनर प्लैनेट्स आर मोस्टली रॉकी वाइल आउटर प्लैनेट्स आर गैसेस इन स्टेट, NCERT का। तो ओरिजिन ऑफ हीट के बारे में इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि इनिशियली जो हमारा सन था वो क्या था, कोल्ड था, सॉलिड था। क्यों, क्योंकि इन्होंने हाइपोथेसिस में माना है, तो माना है, अब इन्होंने ये नहीं कहा क्यों, तो ये भी जानने वाली बात होगी। ये हम कह सकते हैं कि इनका क्रिटिसिज्म था, ठीक है, कि इन्होंने नहीं बताया क्यों। तो प्रोटोसन जो था वो क्या था, कोल्ड था, सॉलिड था। तो इसका मतलब हमारा अर्थ जब मतलब ओरिजिन हुआ होगा अर्थ का, तो वो भी क्या रहा होगा, कोल्ड या सॉलिड रहा होगा। तो इसमें हीट कहाँ से आया, तो ये क्वेश्चन का इन्होंने आंसर दिया कि ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन ऑफ प्लैनेट सिमियल, मतलब कि जैसे हमने कहा कि जब लार्ज प्लैनेट सिमियल थे वो स्मॉल प्लैनेट सिमियल को आपस में अट्रैक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो जब अट्रैक्ट करेंगे तो इनका कोलिजन होगा, कोलिजन के कारण क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होगा। ये इन्होंने पहले चीज़ माना। दूसरा माना कि इंक्रीज ऑफ प्रेशर ड्यू टू द एक्रेशन। अब कहने का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए लार्ज प्लांट सिमियल है, स्मॉल प्लांट सिमियल है, ठीक है। तो स्मॉल प्लांट सिमियल जब यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ने में टेम्परेचर बढ़ेगा, तो हीट क्या होगा, बढ़ेगा आपस में, ठीक है। ये था। तीसरा इन्होंने माना कि मान लीजिए कि अवर एबोलाइंग लेयर है, कहने का मतलब ये से अर्थ का लेयर है, क्रस्ट, मेंटल कोर, तो कहने का मतलब ऊपरी लेयर की वजह से जो नीचे लेयर पे प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा और उसकी वजह से हीट बढ़ेगा। ये इन्होंने तीसरी बात में, ठीक है। और दूसरा इन्होंने माना कि पीरियड ऑफ डोमिनेंट वोल्केनाइज्म, ठीक है, तो वोल्केनिक पीरियड को इन्होंने माना है, ठीक है। इन्होंने कहा कि इस पीरियड में क्या होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन होता है, तो मान लीजिए वोल्केनिक इरप्शन हुआ, तो ये वोल्केनिक इरप्शन जो ऊपर वाला हिस्सा टूट के हट जाता है, उसकी वजह से यहाँ पे एक गैप या छेद बन जाता है जिसको क्रेटर कहा जाता है। और मान लीजिए नहीं निकल पाते हैं तो छोटे छोटे दरार बना देते हैं, ठीक है, तो ये क्रेटर्स ऑफ क्रीविसेस बनाएगा, ठीक है।
तो ये फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर ऑफ क्रीशियस ये दूसरे स्टेज में आता है। फिर इसके बाद इवोल्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन जो होता है ये इसी पीरियड में आता है, ये मतलब इसी स्टेज में आता है, ठीक है। इनके हाइपोथेसिस में इन्होंने कहा जो क्रेटर और ये मतलब क्रेटर्स और क्रीशियस जो बने थे, ठीक है, तो होगा क्या कि जैसे कि आपने देखा कि एटमॉस्फेरिक मतलब कि एटमॉस्फेयर के ओरिजिनेशन में आपने देखा वाटर वेपर बाहर आ चुका है, ठीक है। तो जो वाटर वेपर बाहर आया है उसके थ्रू क्या होगा, बारिश होगा, कंडेंसेशन के थ्रू क्या होगा, बारिश होगा, बारिश के थ्रू ये छोटे छोटे लेक बनेंगे, मतलब भर जाएंगे। और फिर जब वेपराइजेशन के थ्रू फिर बारिश होगा तो धीरे धीरे इनमें पानी भरता जाएगा। जब पानी भरेगा तो क्या करेगा, इरोजन काम करेगा, इरोजन प्रोसेस आ जाएगा वर्क में। और जब इरोजन होगा तो ये छोटे छोटे जो हमारे अभी छेद है वो किस में चेंज हो जाएंगे, लेक्स में चेंज हो जाएंगे। फिर इरोजन प्रोसेस होगा, ठीक है, फिर और भी बड़े लेक्स में चेंज हो जाएंगे। और यही जो है अंततः किस में चेंज हुआ, ओशियन। ये इनके हाइपोथेसिस में था, ठीक है। अभी क्या होता है वो तो एक्चुअल में देखा जाएगा। फिर इन्होंने कहा कि एक्चुअल जियोलॉजिकल पीरियड में इन्होंने जो है ये तीसरा स्टेज था इनके, ठीक है, हाइपोथेसिस का। इन्होंने टेक्टोनिक इवेंट्स के बारे में डिस्कस किया, फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग के बारे में डिस्कस किया, फॉर्मेशन ऑफ अर्थ सरफेस के बारे में डिस्कस किया, और वेरियस लैंड फॉर्म, जैसे कि आप जानते हैं कि वेरियस डिमिनिशिंग एजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे लेक्स हो गया, ग्लेशियर हो गया, और फिर विंड हो गया। तो इसके थ्रू जो वेरियस लैंड फॉर्म होते हैं वो भी इन्होंने बताया है, ठीक है। चलते हैं इनके क्रिटिसिज्म पे। तो अगर ये माना जाए कि हमारे जो रिसेंट एस्ट्रोनॉमर हैं उन्होंने ये बताया है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर ए प्लैनेट सिमिलर टू बी फॉर्म ऑर्बिट अराउंड द अर्थ विदाउट बीइंग डिफ्यूज्ड। कहने का मतलब है कि जैसे इन्होंने माना था ये सॉलिड पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कोल्ड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, तो इसका मतलब है हमारा प्रोटोसन भी कोल्ड सॉलिड था और उससे डिटैच पार्टिकल भी कोल्ड सॉलिड रहे होंगे। तो ये जो कोल्ड सॉलिड पार्टिकल है इनके लिए ये मतलब ये एबल नहीं थे कि मतलब ये ऑर्बिट बना सकें अराउंड द सन विदाउट डिफ्यूज, ठीक है। तो ये माना गया एस्ट्रोनॉमर के द्वारा। तो ये चीज़ यहाँ पर क्रिटिसिज्म आ जाती है। और इन्होंने ये नहीं बताया कि साइज ऑफ प्लैनेट्स कैसे कैसे थे, ठीक है। जैसे जेम्स जीन्स ने बताया था कि साइज ऑफ प्लैनेट कैसे है, अरेंजमेंट क्या है प्लैनेट का, ये सब बताया। तो इन्होंने बिल्कुल इसका कोई जिक्र ही नहीं किया। इन्होंने ये भी नहीं बताया कि क्यों केवल 9 प्लैनेट ही बने, क्यों ज़्यादा और कम प्लैनेट्स क्यों नहीं बने, ठीक है। और इन्होंने कोई भी रीज़न नहीं दिया। जैसे कि अगर इनकी माने तो हमारे जितने भी प्लैनेट होने चाहिए वो सारे क्या होने चाहिए, सॉलिड स्टेट में होने चाहिए, कोल्ड होने चाहिए। लेकिन हमारे जो आउटर प्लैनेट्स हैं, ठीक है, आउटर प्लैनेट्स हैं वो क्या है, मोस्टली गैसेस स्टेट में है। तो इसका मतलब इसके लिए भी कोई आंसर नहीं प्रोवाइड किया, कोई रीज़न नहीं प्रोवाइड किया, ये भी क्रिटिसिज्म है। और इन्होंने कुछ भी नहीं बताया अबाउट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट। जैसे हमारे प्लैनेट्स हैं, प्रेजेंट प्लैनेट्स हैं, उनका एंगुलर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है, तो इसके बारे में इन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं किसके द्वारा, जेम्स जीन्स हाइपोथेसिस, ठीक है। जेम्स जीन्स का टाइटल हाइपोथेसिस पे मिलते हैं, ठीक है। और हो सकता है उसके पहले जो है हम लोग सेकंड हाइपोथेसिस पढ़ें, सुपरनोवा हाइपोथेसिस, एंड आफ्टर दैट जेम्स जीन्स का टाइटल हाइपोथेसिस, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। ओके, बाय।